गुड मॉर्निंग। चलिए देखा जाए, अपना टॉपिक चल रहा है फ्रिक्शन पर। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है ना। इसमें हम लोगों ने पढ़ रखा है स्टैटिक फ्रिक्शन पढ़ रखा है, काइनेटिक फ्रिक्शन पढ़ रखा है, इस पे आधारित, इस पे बेस्ड छोटे छोटे न्यूमेरिकल किए हैं। ठीक, जब हमने दोनों फोर्स पढ़ लिया है तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है इसकी हमने आदत भी देखी है, कैसे बदलता है, कैसे ये काइनेटिक फ्रिक्शन बनता है, कैसे ये स्टैटिक फ्रिक्शन होता है और कैसे ये लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है। चलिए देखते हैं। हम आज एक ग्राफ देखेंगे। क्या देखेंगे? वेरिएशन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, वेरिएशन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स with applied external, भैया बाह्य जो बल लगाते हैं हम, आरोपित बाह्य बल तथा आरोपित बाह्य बल तथा घर्षण बल का परिवर्तन, इसके बीच हमें ग्राफ देखना। हम क्या देखेंगे भैया? ग्राफ देखेंगे। इधर वाली पे हमने लिया है फ्रिक्शन फोर्स। क्या लिया है भाई? इधर मैंने लिया है फ्रिक्शन फोर्स और इधर हमने लिया है अप्लाइड फोर्स। क्या लिया है? अप्लाइड फोर्स। ये भैया फ्रिक्शन फोर्स का मतलब हुआ इधर की तरफ रहेगा घर्षण बल और इधर की तरफ रहेगा आरोपित बल। क्या रहेगा? आरोपित बल। ध्यान से देखो, एक ये ब्लॉक है रखा हुआ, इस पर मैं अभी रखा हुआ है तो फ्रिक्शन फोर्स 0 है, बल भी 0 है। ये फ्रिक्शन फोर्स है, ये आरोपित F अप्लाइड है, आरोपित बल है। हम 1 न्यूटन का बल लगाए तो 1 न्यूटन का बल इस पे भी आ जाएगा, पीछे की तरफ खींचने वाला है। हम 2 न्यूटन का बल लगाए, 2 न्यूटन का बल इस पे भी आ जाएगा, पीछे की तरफ रोकने वाला आएगा ना भैया। हमने 3 का लगाया, इधर 3 का आया, मान लो ऐसे हमने 5 का लगा दिया और इधर भी 5 का लगा दिया। मान लो इसकी औकात ही थी 5 की। ये जो ब्लॉक था ये ज्यादा से ज्यादा कितने बल से विरोध कर सकता है? 5 न्यूटन के बल से। तो जिससे अधिकतम ये विरोध कर सकता है उसको हम क्या बोलते हैं? सीमांत घर्षण। ये भैया क्या है? लिमिटिंग फ्रिक्शन है, सीमांत घर्षण है। इससे ज्यादा ये पीछे की तरफ नहीं खींच पाएगा। अरे भैया इधर देखो यार, एक ये बहुत भारी अगर हो, ये बहुत भारी अगर हो, इसे हम खींचे तो आगे बहुत ज्यादा जोर लगाने के बाद ही तो खींच सकते हैं। तो जब तक जो जोर हम बल लगा रहे हैं उससे खींच नहीं रहा, इसका मतलब पीछे से कोई खींच रहा होगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा थोड़ा सा हम और बल लगा दे, बस ये घूम जाएगा, चल जाएगा आगे। तो जो उस टाइम पे बल होता है वही तो होता है लिमिटिंग फोर्स, सीमांत बल। अब और हमने ज्यादा लगा दिया, 6 न्यूटन का लगा दिया, तो ये क्या हो गया? मोशन में। यहां पे ये क्या था? रुका था। अब ये किस में हो गया? मोशन में हो गया। और कल 1-2 क्वेश्चन हमने किया था, अगर आपको याद हो, घर्षण बल जब स्टैटिक वाला था, सीमांत घर्षण FL हमने निकाला था μs × n, 16 आया था, 16 न्यूटन आया था कल वाले में। और जैसे वो गतिमान हो गया था, गतिक घर्षण कितना आया था? 12 न्यूटन आया था कि नहीं?
हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन का मान ज्यादा होता है और डायनेमिक फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन या गतिक घर्षण का मान कम होता है। ठीक, तो देखो आरोपित बल हम जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे स्टैटिक फ्रिक्शन का मान बढ़ता जाएगा। ये भैया ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये स्थैतिक घर्षण है, बढ़ता जाएगा और एक टाइम के लिए थोड़ा सा यहां पर ए भैया ये कौन सी अवस्था है, ये लिमिटिंग वाली अवस्था है, ये FL। उसके बाद कम होगा और अब पूरा, अब आप जैसे जैसे चलते जाएंगे वैसे वैसे ये चलता जाएगा। ठीक भैया, इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं? यहां पर थोड़ा सा यार ये देखो, जैसे जैसे बल लगाते जाओगे इधर की ओर आओगे, इधर की ओर देखो, 1 न्यूटन का फोर्स तो 1 न्यूटन, 2 न्यूटन का फोर्स 2 न्यूटन, 3 न्यूटन का 3, ऐसे एक, ये जो है इसे हम क्या बोलेंगे, F लिमिटिंग। ये सीमांत घर्षण है, सीमांत घर्षण ही तो अधिकतम घर्षण होता है। उसके बाद आपने थोड़ा सा और बल लगा दिया तो आपका जो है घर्षण बल सीमांत वाला कम हो जाएगा और ये बन जाएगा गतिक घर्षण। और गतिक घर्षण हम लोगों ने पढ़ा है क्या होता है, कांस्टेंट होता है। गतिक घर्षण क्या होता है, कांस्टेंट होता है, इसलिए एक सीधी रेखा बन जाएगी। ठीक है भैया, इतनी बात क्लियर है? देखो भाई ये यहां तक का जो क्षेत्र है, जो रीजन है, ये थोड़ा सा एकदम एकदम झुकाव है, थोड़ा सा हल्का सा कर्व टाइप से रहेगा। ठीक, इस तरह से मान लो, ये ज्यादा यार हमसे, चलो ऐसे मान लो। ये जो इतना जो होगा ना भैया, ये होगा, ये स्टैटिक फ्रिक्शन का होगा। क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। ये स्थैतिक घर्षण है, ये क्या है, स्थैतिक घर्षण। और ये FL है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, या आप इसे बोलोगे सीमांत घर्षण, सीमांत घर्षण। इसके बाद का जो ये थोड़ा सा कम होगा और उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा, ये आपका है काइनेटिक फ्रिक्शन। ये पूरा क्षेत्र ही काइनेटिक फ्रिक्शन का है, काइनेटिक फ्रिक्शन, जिसे हम बोलेंगे गतिक घर्षण। नोट करो। चल भाई, चल भाई, भाई हेडिंग डालेंगे आप लोग, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में घर्षण कोण। क्या बोलते हैं भैया, घर्षण कोण। ये कोई ब्लॉक M है रखा हुआ है, इसको बहुत mg नीचे काम करेगा ना भैया, इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर काम करेगी, नॉर्मल फोर्स ऊपर काम करेगा ना। मान लो इधर की तरफ कोई खींच रहा होगा, तो इधर की तरफ एक फ्रिक्शन फोर्स पीछे की ओर काम करेगा ना। अभी चल नहीं रहा है, रुका हुआ है,
जस्ट मूव की कंडीशन में है तो लिमिटिंग फ्रिक्शन है। कैसा है भैया? अभी मान लो आगे की तरफ फोर्स लगाया जा रहा है, ऐसा हुआ है कि बस एक चलने को आतुर है। क्या है? कभी कभी होता नहीं यार, हम एकदम तैयार होके बैठा रहे, हमसे कहा नहीं भी, हम एकदम तैयार होके बैठे रहे, हमसे अगर एक बार बोल देते हम तुरंत चल देते उनके साथ, तो हमसे कहा भी नहीं भी। मतलब अगर हम थोड़ा सा भी फोर्स लगा दें, ये ऐसी अवस्था है, मान लो, मैं मानने के लिए कह रहा हूं, ये ऐसी अवस्था है कि अब इस पे थोड़ा सा भी आगे फोर्स लगा लिया जाएगा तो ये क्या चल हो जाएगा, गति हो जाएगा। मतलब जस्ट टू मूव की कंडीशन में है। ए भैया, ये नॉर्मल फोर्स है, इधर देखो, नॉर्मल फोर्स, ये भी फोर्स है और ये फोर्स, दोनों फोर्स है ना, वेक्टर क्वांटिटी है। ध्यान से देखो, अगर मैं एक वेक्टर बोल दूं ये ए है और दूसरा वेक्टर ये बी है, तो इन दोनों के बीच का जो रिजल्टेंट होगा यही तो होगा, है? इनके बीच में तो निकलता है? तो ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, इन दोनों के बीच का जो रिजल्टेंट होगा यही तो होगा ना भैया? इसे हम बोलेंगे रिजल्टेंट आर, बोल सकते हैं ना। तो अब जो एंगल नॉर्मल फोर्स से और इस रिजल्टेंट के बीच बनेगा उसे हम बोलते हैं थीटा फ्रिक्शन। तो थीटे बोल दो, क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण कोण। When body is in just to move state, when body is in just to move state, the angle formed by normal force from resultant of limiting friction and normal force is called angle of friction। ए भैया, जब वस्तु सीमांत घर्षण की अवस्था में हो, जब वस्तु सीमांत घर्षण की अवस्था में हो, तो सीमांत घर्षण बल तथा अभिलंब प्रतिक्रिया बल के का जो परिणामी है, उस परिणामी का अभिलंब से बना हुआ कोण घर्षण कोण कहलाता है। बात समझ में आई भैया? देखो भाई, मैं लिख रहा हूं, समझना। या फिर जस्ट टू मूव को हम लिमिटिंग कंडीशन भी तो बोल सकते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन की कंडीशन, ठीक? इन कंडीशन ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, इन कंडीशन ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, इन कंडीशन ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, रिजल्टेंट नहीं, एंगल formed between normal force, angle formed between normal force and resultant of normal force and limiting friction is called angle of friction। सुनो भैया, गौर से सुनेंगे। लिमिटिंग कंडीशन की स्थिति भैया ऐसी स्टेट है, ऐसी अवस्था है कि लिमिटिंग है, मतलब सीमांत घर्षण की अवस्था है। सीमांत घर्षण की अवस्था का मतलब हमारी जो बॉडी है वो जस्ट चलने को है, उस स्थिति में जो अब नॉर्मल रिएक्शन है, जो नॉर्मल फोर्स है, नॉर्मल फोर्स एंगल फॉर्म बिटवीन नॉर्मल फोर्स एंड रिजल्टेंट, ये क्या है? रिजल्टेंट है। ये रिजल्टेंट है किसका? नॉर्मल फोर्स और लिमिटिंग फ्रिक्शन का।
नॉर्मल फोर्स और लिमिटिंग फ्रिक्शन के जो रिजल्टेंट है उसके और नॉर्मल फोर्स के बीच बना जो एंगल होता है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। सुनेंगे, बहुत गौर से सुनेंगे। ये अभी चलने को आतुर है, मतलब सीमांत घर्षण की अवस्था है। सीमांत घर्षण की अवस्था में, सीमांत घर्षण की अवस्था में, सीमांत घर्षण की अवस्था में सीमांत घर्षण बल तथा अभिलंब प्रतिक्रिया बल का परिणामी, ध्यान समझना भैया, सीमांत घर्षण बल तथा अभिलंब प्रतिक्रिया बल इन दोनों का ही तो रिजल्टेंट है ये, तो इन दोनों का परिणामी अभिलंब प्रतिक्रिया से जो कोण बनाता है उसे हम घर्षण कोण कहते हैं। मेरी बात क्लियर हुई? सीमांत घर्षण में ये भी लिख देता हूं यार, सीमांत घर्षण की अवस्था में, सीमांत घर्षण की अवस्था में, सीमांत घर्षण की अवस्था में सीमांत घर्षण बल, सीमांत घर्षण बल तथा अभिलंब प्रतिक्रिया का परिणामी, अभिलंब प्रतिक्रिया का परिणामी, अभिलंब प्रतिक्रिया का परिणामी आर, अभिलंब बल से जो कोण, अभिलंब बल से जो कोण बनाता है उसे घर्षण कोण कहते हैं। तो अभी ये जो एंगल बनाया है उसने क्या बनाया? थीटा। जो एफएल की वैल्यू होती है वो क्या होती है? म्यू, ये जो एफएल होता है ये होता है म्यू एस इंटू एन, यही तो होता है भैया। अच्छा, ये एक वेक्टर है ना, इस वेक्टर को मैं क्या यहाँ पैरेलल, भैया बाबू सोना, ओ बाबू, इस वाले ये एक वेक्टर हुआ ना, बल है, बल वेक्टर क्वांटिटी है ना भैया, फोर्स, इसको मैं उठा के यहां रख देता हूं, पैरेलल शिफ्टिंग करा दिया, ये बन गया एफएल। तो देखो यहां पे थीटा ये है, ये 90 डिग्री पे होगा, ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। तो यहां से tan थीटा अगर निकालोगे, tan थीटा बराबर क्या होता है भैया? परपेंडिकुलर एफ एल बाई बेस, ये नॉर्मल फोर्स है एन। तो tan थीटा एफ एल की वैल्यू क्या होती है? म्यू एस इंटू एन, और नीचे भी एन से एन मर जाएगा, tan थीटा इक्वल टू म्यू एस। यहाँ पे जो थीटा है ये फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन है। क्या है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। मेरी इतनी बात समझ में आई है भैया? नोट करो फिर। चलो भाई सुनो, एक कोई एक ब्लॉक है भैया, एक ब्लॉक है 5 किलोग्राम का है, म्यू एस जो है मान लेते हैं √3 है। म्यू एस कितना है? √3 है। ये लिमिटिंग फ्रिक्शन की कंडीशन में है। ये क्या है? एफएल है। ये बॉडी जो है, ऑब्जेक्ट जो है जस्ट टू मूव कंडीशन में है। तो आप एंगल ऑफ फ्रिक्शन फाइंड कीजिए, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन फाइंड कीजिए। ए भैया, सीमांत घर्षण की स्थिति है, क्या है? सीमांत घर्षण की स्थिति में है, तो घर्षण कोण ज्ञात कीजिए, घर्षण कोण ज्ञात कीजिए। ठीक, तो देखो क्या है, अभी हमने क्या पढ़ा था?
tan थीटा इक्वल टू क्या पढ़ा है, म्यू एस, ये तो पढ़ा है ना भैया अभी अभी। तो tan थीटा और म्यू एस की वैल्यू कितनी है, √3, और इधर tan थीटा और √3 की वैल्यू होती है tan 60, tan से tan मरेगा, थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ऐसे ही आसान आसान आते हैं, ठीक है, नोट कर लो कर लो।